हेलो एवरीवन, आज डेट है 17 दिसंबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि उड़ीसा पोर्ट को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप को लेकर के। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप इंडियन ओशन में लोकेटेड है और ये हमारे इंडिया की एक यूनियन टेरिटरी है। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि प्रेजेंट टाइम में इंडिया में कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड टू मेजर आइलैंड ग्रुप में डिवाइडेड है, जिनमें से एक है अंडमान आइलैंड और एक है निकोबार आइलैंड। अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड एक दूसरे से 10 डिग्री चैनल से डिवाइडेड है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। अब एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अंडमान आइलैंड की। अंडमान आइलैंड भी कुछ सब पार्ट में डिवाइडेड है। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। साउथ अंडमान और जो लिटिल अंडमान है वो एक दूसरे से डंकन पासेज के थ्रू डिवाइडेड है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की हाईएस्ट माउंटेन पीक है सैडल पीक, जो नॉर्थ अंडमान में लोकेटेड है। और इनकी जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर और वो साउथ अंडमान में लोकेटेड है। बात कर लेते हैं निकोबार आइलैंड्स की। तो निकोबार आइलैंड्स के सबसे नॉर्दर्न पार्ट में है कार निकोबार और सबसे सदर्न पार्ट में है ग्रेट निकोबार। और इसका जो लार्जेस्ट पार्ट है, मतलब अगर हम निकोबार आइलैंड्स में व्यू करें तो सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, तो वो है ग्रेट निकोबार आइलैंड ग्रुप। निकोबार आइलैंड जो है वो कार निकोबार, लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार में डिवाइडेड है। इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने देख लिए। अब हम देख लेते हैं कि कुछ यहाँ पर आइलैंड है, जिनमें से एक है बैरन आइलैंड जो यहाँ पर लोकेटेड है और एक है नारकोंडम आइलैंड जो यहाँ पर लोकेटेड है। ये दोनों के दोनों आइलैंड जो है वो एक्टिव वोल्केनो है। लेकिन अगर हम बात करें मेन लैंड इंडिया की, तो मेन लैंड इंडिया में कोई भी एक्टिव वोल्केनो नहीं है। ओके, ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप है, यहाँ पर कुछ पीवीटीजी ग्रुप भी रहते हैं। पीवीटीजी ग्रुप के बारे में अभी बेसिक फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि जो लिटिल अंडमान है यहाँ पर रहते हैं ओंग ट्राइब जो है वो यहाँ पर रहती है। साउथ और मिडिल अंडमान एंड साउथ अंडमान में रहते हैं जारवा। इसके अलावा जो सेंटिनल आइलैंड है, यहाँ पर सेंटिनलीज रहते हैं। और जो ग्रेट निकोबार है वहाँ पर रहते हैं सोमपेन्स। अब बात कर लेते हैं कि पीवीटीजी होता क्या है। देखो, जो ट्राइबल्स ग्रुप होते हैं उनमें से कुछ ट्राइबल ग्रुप ऐसे होते हैं जो मेन सोसाइटी से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। उनके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक को भी डिस्कस किया गया है, जिनको हम पीवीटीजी ग्रुप में रख सकते हैं। तो अगर हम डिस्कस करें तो ऐसे ट्राइबल ग्रुप जिनकी पॉपुलेशन जो है या तो स्टेगनेंट बनी हुई है या टाइम के साथ में सिर्फ उनकी पॉपुलेशन में डिक्रीज देखने को मिल रहा है। दूसरा, अगर हम डिस्कस करें तो कि वहाँ पर लिटरेसी लेवल जो है वो काफ़ी लो लेवल पे है। वहाँ पर एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस है वो प्री एग्रीकल्चर लेवल टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ की जाती है। इकोनॉमिकली बेसिस पर काफ़ी बैकवर्ड ट्राइबल ग्रुप हैं, उनको पीवीटीजी ग्रुप में रखा जाता है। देखो, डेबर कमीशन बनाया गया, डेबर कमीशन ट्राइबल ग्रुप की स्टडी करने के लिए। तो डेबर कमीशन जो है उन्होंने ट्राइबल ग्रुप के ऊपर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये दिया कि एक अलग से ट्राइबल ग्रुप में भी एक अलग से ग्रुप बनाया जाए जो काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड ट्राइबल ग्रुप्स हैं। और इसी के लिए 1973 में एक ग्रुप बनाया गया जिसको बोला जाता था पीटीजी ग्रुप। ये जो पीटीजी ग्रुप है मतलब प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, 2006 में गवर्नमेंट ने इसी का नाम चेंज करके कर दिया पीवीटीजी ग्रुप। तो हमने डिस्कस कर लिया कि ट्राइबल ग्रुप्स में भी कुछ ऐसा पार्ट जो काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड है, उसके अपग्रेडेशन के लिए ये अलग से एक ग्रुप बनाया गया जिसको पीवीटीजी ग्रुप बोला जाता है। और इसके जो बेसिक बैकग्राउंड है वो हमने डिस्कस कर लिया है।
ओके, तो सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में जो पीवीटीजी ग्रुप है वो उड़ीसा स्टेट में रहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और 75 ट्राइबल ग्रुप जो है वो पीवीटीजी ग्रुप में शामिल है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गए हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को लेकर के, और जो भी अदर इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, कुछ टाइम से न्यूज़ में चल रहा है कि बिहार जो स्टेट है वहाँ पर जहरीली शराब की वजह से, पॉइजनस लिकर की वजह से कुछ लोगों की डेथ हो गई, और ये जो संख्या है अब 30 तक पहुँच गई है। ओके, अब हम कुछ बेसिक फैक्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो, 2016 में जो बिहार स्टेट है उसको ड्राई स्टेट डिक्लेयर किया गया, लेकिन जो पॉलिसी लाई गई उसके बाद में भी यहाँ पर जो इशू है वो बना हुआ है। सेम इशू अगर हम डिस्कस करें तो जो एसिड है उसको हमारे इंडिया में बैन कर रखा है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम जो है वो रेगुलर बनी हुई है। कुछ टाइम पहले तो एक ऐसा इशू देखने को मिला कि ऑनलाइन जो शॉपिंग साइट है वहाँ से एसिड को मंगवाया गया और फिर किसी गर्ल के ऊपर अटैक किया गया। तो ये ऐसे इशू हैं, इनको लेकर के हमारी पॉलिसी जो है वो चेंज होनी चाहिए। हालांकि हर स्टेट में जो लिकर है उसको बैन नहीं किया गया है, जिसकी वजह से भी यहाँ पर इंटर स्टेट और इंटर स्टेट जो भी आपका बॉर्डर एरियाज है उनको रेगुलेट अगर आप करते हो तो इंटरनल लेवल पर भी इस तरीके का प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो बेसिक प्रॉब्लम ये है कि जो आपकी पॉलिसी है वो ग्राउंड लेवल पर वर्क नहीं कर रही है, उसका एक अल्टरनेट जो है वो निकाला जा रहा है। तो आपको अपनी पॉलिसी को अलग तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, या फिर आपने बैन कर रखा है और उसके अकॉर्डिंग फिर मैनेजमेंट के लिए आप कोई पॉलिसी भी नहीं लेकर के आते हो, तो आपको फोकस करना चाहिए कि बैन करने के बाद में भी बिहार में कंज्यूम बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए भी आपकी पॉलिसी होनी चाहिए, ताकि इस तरीके के इशू जो है वो ना देखने को मिले। सेम इसी तरीके से एसिड अटैक में आप देख लीजिए, उसमें भी एसिड के रूल्स एंड रेगुलेशन जो बेसिक लेवल पर जो रिजल्ट है वो इस तरीके से इम्प्लीमेंट हो कि उसकी मैनेजमेंट जो पॉलिसी है वो भी होनी चाहिए, ताकि इस तरीके के इशू जो हैं वो ना देखने को मिले। ओके, तो बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अच्छे से होना चाहिए, तभी रिजल्ट जो है वो किसी भी पॉलिसी का देखने को मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखिए, देखो, वाराणसी जो है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर काशी तमिल समागम जो है वो चल रहा था। तो यहाँ पर हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट बात रखी है कि तमिल लैंग्वेज हर स्टेट जो है वो अपनी लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करे, और हम तो ये चाहते हैं हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें फोकस किया जा रहा है कि जो लोकल लैंग्वेज है उसका प्रमोशन देखने को मिले, और उसी के बेसिस पर जो आपकी बेसिक एजुकेशन है वो कंप्लीट हो सके। साथ ही साथ में बताया गया कि काशी तमिल समागम जो है वो हमारी कंट्री की जो यूनिटी है उसको इंक्रीज करेगा, कंट्री को यूनाइट करेगा, और जो लोकल लैंग्वेज है उसके प्रमोशन भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे टेररिज्म को काउंटर करने के लिए जो भी प्रोसीजर इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं उन सभी को। तो बात कर लेते हैं। देखो, अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है टेररिज्म को काउंटर करने के लिए। यहाँ पर हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने 4 हर्डल्स बताई हैं काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन को बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट करने में, कि ये 4 हर्डल्स हैं, अगर हम इनको रेगुलेट कर लेते हैं तो इशू जो है टेररिज्म जो है उसको भी हम काउंटर कर पाएंगे। फर्स्ट इशू ये है कि जो स्टेट सपोर्ट फॉर फाइनेंसिंग टेरर, बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं, स्टेट ऐसे हैं जो टेररिज्म को फाइनेंस करते हैं अपने लेवल पर। मल्टीलेटरल मैकेनिज्म दैट आर ओपीक एंड एजेंडा ड्राइवन, बहुत सारे मैकेनिज्म हैं वैसे टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, लेकिन उनका जो प्रोसीजर है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। ओके, डबल स्टैंडर्ड एंड पोलिटिसाइजेशन of countering terrorism according to where terror groups belong and the next frontier, मतलब कोई भी जो कंट्री है जहाँ पर टेररिज्म जो है वो प्रमोट हो रहा है तो वो अपने लेवल पर अपने अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड है उनको, और जो पॉलिटिक्स जो है उसका पोलराइजेशन जो है वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं। और इसके अलावा फोर्थ इशू ये है कि न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे कि ड्रोन, वर्चुअल करेंसी बाय टेररिस्ट, इन सभी का यूज़ किया जा रहा है। तो इन सभी को रेगुलेट करने के लिए, टेररिज्म को रेगुलेट करने के लिए कोशिश ये की जानी चाहिए कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर सभी कंट्री
जो है वो इसको फोकस करते हुए काम करे। यहाँ पर बात किया गया है P5 कंट्रीज की, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है। उसमें से चाइना की अगर हम बात करें तो इंडिया जब जब पाकिस्तान के टेररिज्म ग्रुप को लेकर के टारगेट करता है तब तब चाइना जो है उन्होंने यहाँ पर सपोर्ट किया है। तो ये कुछ बेसिक इशू हैं जहाँ पर परमानेंट मेंबर्स हैं और उनका मेजर कोच ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पर सिक्योरिटी अलायंस को मेंटेन करना, और अगर उनमें से एक कंट्री जो है वो किसी कंट्री को सपोर्ट कर रहा है तो इसका रिजल्ट जो है वो तो हमें सही तरीके से देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो हमें कोशिश क्या करनी है, कोशिश ये करनी है कि जो भी टेररिज्म से रिलेटेड, जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में इंडिया जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है। यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म कमेटी जो है इसमें इंडिया ने कुछ कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज की हैं। साथ ही साथ में नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस जो है, इंटरपोल की कॉन्फ्रेंस जो है वो सब इंडिया में ऑर्गेनाइज करवाई गई और इन सभी में हमने फोकस किया है कि टेररिज्म को काउंटर किया जाए, क्योंकि ये किसी एक कंट्री को इफेक्ट नहीं करता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो ग्लोबल लेवल पर इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि सभी कंट्री जो हैं वो 4 हर्डल जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की कि हर कंट्री अपने लेवल पर जो भी अगर टेररिज्म फाइनेंसिंग देखने को मिलता है उसको काउंटर करेगा, जो भी नई टेक्नोलॉजी है उनको काउंटर करने की कोशिश करेगा, और जो भी प्रोसीजर है उसको उसमें अगर हम ट्रांसपेरेंसी लेकर के आएंगे तो टेररिज्म को काउंटर किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है न्यूज़ पेज पर, और यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि कुछ चाइनीज़ लोन ऐप हमारे इंडिया में रेगुलेट हो रहे हैं, उनको जो है वो बैन किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिल रहे हैं। गवर्नमेंट ने बोला है कि हर स्टेट में बहुत सारे अनरजिस्टर्ड चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं। गवर्नमेंट का एक्शन ये है कि इन इंस्टीट्यूशन को जल्द से जल्द डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और अगर फिर भी इनका रजिस्ट्रेशन नहीं देखने को मिलता है तो जल्दी इनको बैन किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर नाबार्ड के जो ऑफिसर हैं उन्होंने बोला है कि उनकी जो वेजेस है उनमें इशू देखने को मिल रहे हैं, इसलिए वो स्ट्राइक पर जा रहे हैं। तो नाबार्ड क्या है इसके बारे में हम देख लेते हैं। नाबार्ड एक डेवलपमेंट बैंक है जिसका मेजर फोकस ये है कि जो हमारी कंट्री का रूरल सेक्टर है उस पर प्राइमरली वो फोकस करता है। हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए सबसे अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है नाबार्ड। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है जो हमारे इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल है। ये जो नाबार्ड ग्रुप है ये हमारे इंडिया में स्मॉल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज और जो अदर विलेज और रूरल प्रोजेक्ट्स हैं उन सभी के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाबार्ड एक स्टेचुरी बॉडी है। 1982 में पार्लियामेंट एक्ट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981 के थ्रू इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए हैं नाबार्ड बैंक को लेकर के। नेक्स्ट यहाँ पर राज्यसभा जो है वहाँ पर चाइना ने जो बॉर्डर एरियाज में जो इशू क्रिएट किए हैं उनको लेकर के यहाँ पर डिस्कशन की बात की जा रही थी, तो राज्यसभा में एडजर्नमेंट देखने को मिला है। ओके, तो हम कुछ टर्म है कि एडजर्नमेंट साइन डाई, इनके बारे में हम बेसिक फैक्ट देख लेते हैं। देखो, आप सभी को पता है कि हमारे पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो हमारा एक प्रोसीजर चलता आ रहा है कि 3 सेशन होता है। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अब एवरी सेशन होता है, एवरी सेशन में सिटिंग होती है, और वो जो सिटिंग होती है अगर उसको कुछ टाइम के लिए रोक दिया जाए, एडजर्नमेंट वो होता है जिसमें जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसके पास पावर होती है कि वो हाउस की जो भी प्रोसीजर है उसको कुछ टाइम के लिए रोक दे और डेफिनेट टाइम मतलब टाइम डिसाइड करे किसके बाद में दोबारा से हमारी रीमीट होगी, उसको बोला जाता है एडजर्नमेंट। और एडजर्नमेंट साइन डाई ये होता है कि जिसमें हाउस को टर्मिनेट कर दिया जाए विदाउट एनी स्पेसिफाइड टाइम, मतलब टाइम डिसाइड नहीं किया जाता है, डेफिनेट टाइम डिसाइड नहीं किया जाता है, उसके बिना ही जो हाउस है उसको क्या कर दिया जाए, टर्मिनेट कर दिया जाए, उसको बोला जाता है एडजर्नमेंट साइन डाई। ओके, तो ये हमने कुछ बेसिक टर्म्स हैं उसको लेकर के हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल आरपी यहाँ पर
काटजू जो है एक्स ईस्टर्नल आर्मी कमांडर, उन्होंने यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बात रखी है कि चाइना जो है वो हमारे बॉर्डर एरियाज में अपने जो भी मॉडल विलेजेस हैं उनको एक्सपेंड कर रहा है। मतलब न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में जो विलेजेस हैं उनको एस्टेब्लिश किया जा रहा है, किनके पास में, बिल्कुल बॉर्डर एरियाज के पास में। ओके। दूसरा यहाँ पर हमारे सीजीआई जो है उन्होंने बोला है, इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो पर्सनल लिबर्टी और राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा काम करता रहेगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इंडिया ने रशिया के साथ में डिस्कस किया है और दोनों ने पीस को लेकर के डिस्कशन किया कि किस तरीके से जो इशू है उसको रेगुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो फॉरेन पेज पर है। देखो चाइना जो है वो अपनी पॉलिसी को, अपनी जो भी सिक्योरिटी पॉलिसी है या फिर जो भी अपने वेपन है, डिफेंस है, इनको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। इसके बेसिस पर जापान ने भी क्लियर किया है कि वो भी अपनी डिफेंस सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करेगा और जो भी उनका एक तरीके से अगर हम बात करें जो भी उनका प्रोजेक्ट है डिफेंस सेक्टर को लेकर के उसको इंक्रीज किया जाएगा। तो प्रेजेंट टाइम में जीडीपी का 2% जो है वो सिक्योरिटी के लिए खर्च करते हैं, लेकिन टाइम के साथ में उसको इंक्रीज किया जाएगा क्योंकि चाइना जो है वो रेगुलर अपनी प्रेजेंस साउथ चाइना सी एंड अदर इम्पोर्टेंट एरियाज नियर टू जापान कंट्री वहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। तो इसी के बेसिस पर अपनी सिक्योरिटी, अपने जो भी वेपन है, जो भी टेक्नोलॉजी है, उनको अपग्रेडेशन के लेकर के यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है हम आपके साथ में डिस्कस कर लेते हैं। 2023 में अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं तो हमारा ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इस मेंटरशिप प्रोग्राम में हम जो है वो आपका जो भी प्रीलिम्स का सिलेबस है वो यहाँ पर कवर करवाते हैं इंटीग्रेटेड फॉर्म में, मतलब आपका स्टैटिक पार्ट और करंट अफेयर पार्ट। ये जो प्रोग्राम है वो मंथली बेसिस पर स्टार्ट होता है और नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2023 से। तो जो भी स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि उनकी प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन अभी स्टार्ट नहीं हुई है वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट 4 मंथ में हम आपका कवर करवाएंगे ये जो भी आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है, जिसमें आपका स्टैटिक पार्ट भी कवर करवाया जाएगा और करंट अफेयर पार्ट भी। करंट अफेयर में लास्ट 1.5 साल का करंट अफेयर हम कवर करवाएंगे और आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस की एनफ प्रैक्टिस यहाँ पर हम करवाएंगे। 3000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस आपको करवाने वाले हैं। तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। इसके मंथली चार्जेस हैं 599 पर मंथ। ओके। कल एक क्वेश्चन था कि क्या हिंदी मीडियम के लिए भी बेनिफिशियल है। देखो प्रेजेंट टाइम में जो भी स्टूडेंट जिन्होंने हमें ज्वाइन कर रखा है उसमें मैक्सिमम हमारे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं और अगर एक स्ट्रेंथ देखने को मिलती है हमें हिंदी मीडियम की तो हम हिंदी मीडियम के लिए भी ये जो प्रोग्राम है उसको लॉन्च कर देंगे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें, अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करते हैं तो हम आपको डेली बेसिस पर टारगेट देंगे, हम आपको टाइम टू टाइम गाइड कर सकते हैं। लेकिन आपको जो क्वेश्चंस हैं उसको लेकर के कुछ इशू यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है वो आपको हिंदी मीडियम में अवेलेबल करवाने की हम कोशिश करेंगे। अगर 10 to 15 स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं तो हम आपको हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल करवा देंगे क्वेश्चन। लेकिन अगर आपको टारगेट बेस्ड ही स्टडी करनी है तो हम आपको टारगेट प्रोवाइड करवा सकते हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को भी। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 1 जनवरी से प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है और आपके प्रीलिम्स के लिए जो 28 मई को है उसके लिए आपके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल प्रोग्राम रहेगा। ओके, थैंक यू।